हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो नज़दीक आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। तो रिवीजन में जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि एक चैप्टर को हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म करने की, और उस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मिलेंगे, प्लस एनसीईआरटी में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कुछ वो मिलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के उस बेसिस पर और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हुए हम अपने एक चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो वन शॉट होने वाला है, बहुत ही आराम से समझेंगे, सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से समझते हैं। ठीक है, देखो हमारा जो आज का चैप्टर है, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रिवीजन है तो कोशिश करो कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार रिवीजन कर लो। ठीक है, तो एक ये सीरीज स्टार्ट किए रिवीजन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। देखो, तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में हमारा जो रियल नंबर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो पहले तो कट गई हैं। आपका जो है सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.4 ये कट गया है, तो इसे अपने एक्सरसाइज से डिलीट कर लेना, मतलब काट लेना, इससे नहीं पढ़ना है। अब देखो, जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हैं हम उनको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आपको देखो समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इनको अगर समझ लोगे तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो केवल और केवल 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर तो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाएं, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर में हम क्या कहेंगे कि ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, है ना, ये हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या कहा, जैसे 2, 3, 4 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो 4 हमारा 2 से भी डिविजिबल है ना, तो 1 से और इट सेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 देखो 1 से डिविजिबल है और खुद 2 से डिविजिबल है। 3 केवल और केवल 1 से डिविजिबल है और 3 से खुद से डिविजिबल है, तो 4 नहीं हो सकता। 5 लेंगे, 6 भी नहीं हो सकता, 7 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, ठीक है, 10 भी नहीं लेंगे, 11 ले लेंगे, 13 ले लेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा ये आपका। तो ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर है, ध्यान रखना। कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखो 1 एंड इट सेल्फ से तो डिविजिबल हो ही, 1 एंड इट सेल्फ से डिविजिबल हो, एंड साथ ही साथ अदर किसी अदर नंबर से भी क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा 4, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 6, हमने कहा 8, 9, 10। देखो ऐसा सर क्यों कर रहे हैं? 4 क्या है? 1 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। क्या ये 4 2 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 6 देखो 1 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं है? क्या ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है? है ना। तो ऐसे नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब अगर इसके रिगार्डिंग अगर एक क्वेश्चन देखो, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेंशन है, जो इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम लोग जरा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातों को देखो आपको और ध्यान रखना है। अगर जैसे कभी कभी बोलते हैं, नोट करके ये जरा आप मेंशन कर लेना अपनी कॉपी में। देखो, जो रिवीजन कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स तो बना ही लो, है ना। तो देखो 1 हमारा जो होता है, 1 इज नीदर अ कंपोजिट, ना तो 1 हमारा ना तो एक कंपोजिट नंबर है, नॉर अ प्राइम। बात समझ में आई क्या? 1 जो हमारा है ना, वो ना ही कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। 1 को आप ना तो कंपोजिट मानोगे और ना ही प्राइम मानोगे। ठीक है, उसके बाद एक और बात याद रखें कि 2 जो है, हमने क्या कहा था? देखो हमारा 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 2 हमारी एक ऐसी प्राइम नंबर है जो केवल सिंगल ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है और सबसे छोटी है। तो नंबर जो 2 है, 2 जो डिजिट है, उसके साथ 2 टैग जुड़ा है। एक, वो सबसे छोटी है, और वो इवन भी है। बात समझ में आ गई? तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास फैक्टर ऑफ नंबर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर ऑफ अ नंबर।
तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना जानते हो, फैक्टराइजेशन करना जानते हो, ठीक है, वो अभी बात की चीज़ है, फैक्टराइजेशन अलग चीज़ है। फैक्टर का मतलब जैसे मान लो हमने कहा मेरे पास 20 है, हमने कहा सर ये 20 किससे किससे डिविजिबल है, तो देखो भाई ये 20 हमारा 1 से डिविजिबल है, ये 20 हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ये 20 हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, होगा कि नहीं, ये हमारा 10 से भी डिविजिबल होगा, और लास्ट में ये 20 खुद से भी डिविजिबल होगा। तो 20 के इतने सारे फैक्टर मिल सकते हैं, ये सब क्या है, 20 के फैक्टर हैं, बात समझ आई। लेकिन जब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो उसमें केवल और केवल हम लोग प्राइम नंबर को ही लेंगे, जैसे केवल 2 को लेंगे, 5 को लेंगे, है ना, बस, इसके अलावा और किसी को नहीं ले सकते। तो फैक्टर ऑफ नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 4 जैसे 20 के इतने सारे फैक्टर हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि चलो इसी 20 का आप क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा इस बात को समझना, ठीक है, ऑफ 20, तो क्या करोगे, ये वाला तो रूल आप जानते ही हो, तो किससे ले जाओगे, 2 से ले जाओगे, है ना, 2 10 जा, फिर किससे ले जाओगे, 2 से ले जाओगे, 5 जा, फिर किससे ले जाओगे, 5 5 जा। तो कितना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 5, यानी कि 2 × 2 × 5, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 2 5 इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ध्यान रखना। तो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सारे नहीं हो सकेंगे। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालने आ गया, तो इस तरीके से ध्यान रखना, कभी कभी इनको इस तरीके से भी लिख देता है 2 के पावर 2 × 5, वही बात है, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 और × 5 हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया। उसके बाद कभी कभी आपका एक क्वेश्चन दे देता है फैक्टर ट्री से रिलेटेड, किससे रिलेटेड देता है भाई, फैक्टर ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका मेंशन कर देता है। नीचे तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओके, बहुत बढ़िया। देखो नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर ट्री की। ये क्या चीज़ है सर, वही चीज़, कुछ नहीं, अब उसको ट्री के फॉर्म में लिख देना है, जैसे फैक्टर ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 24, तो सबसे पहले आप देखो कि 24 किससे डिविजिबल हो सकता है, 2 से, तो इसका एक ब्रांच निकाल लो, 2 एज अ 2 इसका एक फैक्टर। अब जब आप उसे जब आप इसे 2 से जब डिवाइड कर लोगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो जो बचा उसे इस तरफ लिख लो, हो गया। अब 2 देखो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 2 तो किसी से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 डिविजिबल है किससे, फिर से 2 से, तो 12 का हम फिर से दो ट्री निकालेंगे, 2 ब्रांच निकालेंगे। एक ब्रांच में अब ये किससे डिविजिबल है, 2 से, तो ये लिख देंगे। अब डिवाइड करने के बाद बचा कितना, 6, तो इधर लिख देंगे 6। समझ आई। अच्छा देखो अब ये 6 फिर से डिवाइड हो सकता है किससे, 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, 2 से, तो हम इसको फिर से 2 से ले जाएंगे, कितना बचेगा, 3। क्या ये 3 फिर से डिविजिबल है, नहीं, ये खुद 3 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 3 हमारा खुद से अगर डिविजिबल नहीं है तो हम कह देंगे कि इसका जो फैक्टर ट्री ये होगा। तो देखो बात वही होगी कि 24 को अगर आपको लिखना होगा कि 24 का फैक्टराइजेशन करो, तो क्या लिखोगे, ये लास्ट वाले जो भी होंगे 2 2 2 × 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ट्री मतलब हमने फैक्टर ट्री निकाल लिया। क्लियर है बात। तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो इसको छोड़ करके मत आ जाना, है ना। जैसे आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कि आप 455 का क्या निकालो, फैक्टर निकालो बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। क्या यूज करना है, फैक्टर ट्री का यूज करके करना है, ठीक है। चलो आप इसको करोगे। इतनी बात समझ में आई, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो हमारा जो थ्योरम है, हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये क्या चीज़ है सर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या चीज़, देखो जानते हैं, बस नाम इतना बड़ा है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, इसके रिगार्डिंग ये कहा गया कि देखो जितने भी आपने 2 तरीके के नंबर को पढ़ा, कौन सा नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे पास 10, ऑब्वियसली बात है 10 हमारा क्या है बच्चे, कंपोजिट नंबर है।
तो ये जो 10 आपका जो कंपोजिट नंबर है, आप इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। क्या लिख दो? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो क्या लिखोगे? 2 × 5। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 5 × 2। कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। ये वही कहता है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, ऑर्डर कुछ भी होनी चाहिए, है ना। हाँ मतलब 2 × 5 है या 5 × 2 है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन जैसे मान लो आपने कहा मेरे पास अगर एक था नंबर 24, तो 24 को देखो हमने कैसे लिखा था? हमने लिखा था 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे लिखो। या फिर इसी को तुम 3 को पहले लिख दो, 2 × 2 × 2 × ये बाद में लिख दो। तो ये आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे ये लिख दोगे कि 2 2 ये आपका हो गया 4, 4 2 8, आप इसको 8 × 3 लिखोगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है आप उसे सिंपली प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो अगर हम एक लाइन में अगर बताना चाहें, आई होप कितनी बातों को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मिटाते हैं हम इसे। अगर हम इसे एक लाइन में अगर बताना चाहें तो ये बता सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं कि कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। सिंपल, यही हमारा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एग्जांपल एक और देख लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 28 है, तो 28 को आप क्या लिखोगे? नहीं आ रहा फैक्टराइज करने, ये कर लो 28 कितना हो जाएगा? 2 1 2 4 2 7 ये कितना हो जाएगा? सॉरी 7 से जाएगा 7 1 कितना आ गया? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 7, या इसी को आप लिख सकते हो 7 × 2 × 2। हाँ लेकिन आप ये नहीं लिख सकते 7 × 4, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 4 क्या है? 4 हमारी कंपोजिट नंबर है, 4 हमारी प्राइम नंबर नहीं है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको आप क्या कर लो? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दो। ऑर्डर कुछ भी होना चाहिए, ऑर्डर से लेना देना नहीं है भाई। चाहे हम 7 × 2 × 2 करें, 2 × 2 × 7 करें, बात एक ही है। क्लियर होगी बात? तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है। देखो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, तो हम आ जाते हैं अपने एक क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के बेसिस पर, अब ये जो आपका जो टॉपिक है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके बेसिस पर देखो एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो? देखो बच्चे जरा ये आप क्वेश्चन समझो। ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वही सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए। देखो क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि आपके पास जरा पहले इस, देखो बच्चे क्या है ना कि पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझते ही नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। बोल ये रहा है कि आपके पास एक नंबर है 6 raised to power n, और कह रहा है कि n आपकी कोई भी एक नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5, कह रहा है ना नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। तो क्या n की आपकी कोई एक ऐसी वैल्यू मिल सकती है कि जब हम उसको n की जगह रख दें, जैसे 6 के पावर हम मान लो हमने जैसे कहा कि n मान लो 2 है, तो 6 के पावर 2, तो अगर अब उसको 6 के पावर 2, जैसे मान लो हमने कहा कि n = 2 हो गया, तो 6 के पावर 2 अगर कर दें तो 6 × 6 कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। तो कह रहा है कि ऐसे ही कोई n की वैल्यू हो सकती है क्या कि जब हम उसको एक्सपैंड करें तो उसका जो लास्ट डिजिट है ना, कैन एंड विथ द डिजिट 0, ये 6 पर ना एंड होकर के 0 पर एंड हो जाए। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कोई नंबर है, n की ऐसी कोई वैल्यू है कि जिससे हम जब इसको एक्सपैंड करें, जैसे मान लो हमने कहा दिया 6 के पावर 4, और जब हम इसको लिखें कि 6 × 6 × 6 × 6, तो क्या लास्ट में इसके 0 आ सकता है? हमें ये चेक करना है। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे नंबर, भाई हम कहाँ तक चेक करेंगे? मान लो हम 1 रख करके देख लेंगे, 2 रख करके देख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 5 रख करके देख लेंगे, 6 तक रख करके देख लेंगे। कहाँ तक चेक कर सकते? नहीं चेक कर सकते। तो इसका देखो, इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो क्या बोलता है, हमने कहा कि हमारे पास इसका सिंपल सा जो तरीका होगा आपको करने का वो ये आप बताओगे। आपके पास 6 है, तो 6 का अगर आप फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा? 2 × 3, 2 × 3। अब सोचो जरा, ये कह रहा है कि ये जो एंड में 0 आना चाहिए। अब सोचो जरा, 0 एंड में कब आ सकता है? आपके पास कोई भी एक नंबर है और उसके एंड में 0 आ सकता है। कब? जब उसका एक फैक्टर 5 हो और एक फैक्टर 2। बोलो, बात मेरी समझो। जैसे मान लो मैंने कहा सर मेरे पास था 10, तो 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 5 मिलेगा। या मान लो हम ऐसे नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 0 हो। हमने कहा सर 20 था, तो 20 हमें कब मिलेगा? एक नंबर होगा 2,
एक और नंबर होगा 2, एक नंबर होगा 5। तो मतलब 0 तभी मिलेगा जब आपके उसके फैक्टराइजेशन में एक नंबर 2 हो, एक फैक्टर 2 हो और एक फैक्टर 5 हो। देखो आप इसके पावर n लगा दो तो इसके भी पावर क्या लगा देंगे, n लगा देंगे। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n। मतलब अगर हम ये कहें कि 6 का हमने जब फैक्टराइजेशन किया तो क्या इसका इसका एक फैक्टर 2 मिला, लेकिन क्या इसका कोई फैक्टर 5 है, नहीं है। तो जब फैक्टर 5 है ही नहीं तो क्या लास्ट में 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बात समझ आ गई। तो चेक करना है कि वेदर 6 रेज़ पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो बोलोगे नो। क्यों नो बोल दिया, बिकॉज द ऐसे बता दो कि देयर इज ओनली टू फैक्टर ऑफ 6। और कौन कौन से हैं, देयर इज ओनली टू फैक्टर ऑफ 6, दैट इज 2 and 3, 5 है ही नहीं। सो 6 raised to the power n can not end with digit 0 for any natural number of n। n का ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसके लास्ट में अगर हम उसका एक्सपैंड करें 6 के पावर, अगर हम कुछ रख करके अगर उसको एक्सपैंड करें तो उसके लास्ट में क्या आ जाए, 0 है। ऐसा कोई नंबर नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि हम इसको चेक करेंगे कि इसका कोई फैक्टर ऐसा मिल रहा है कि नहीं। तभी होगा, मेरी बात समझ लो, ये तभी होगा जब इसका एक फैक्टर 2 और इसका एक फैक्टर 5 है। देख लो अगर हम यहाँ से 5 अगर हटा दें तो क्या फिर लास्ट में देखो 0 एंड आएगा, नहीं आएगा। बात समझ में, तो 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 एंड 5। क्लियर है बात। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक और आपका देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो हम आपको दे रहे हैं करने के लिए। यह है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बड़ी अच्छी बुक है, तो ज़रूर लगाना आप इसको, ठीक है। वैसे हम लगा ही रहे हैं, तो ध्यान से इधर समझो, तो आपको फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप जरा इसको ट्राई करो। देखो बच्चे, आपके पास ये 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। पहला क्वेश्चन जरा ट्राई करो और दूसरा क्वेश्चन भी आप ट्राई करो। चलो वीडियो को पॉज करके आप जरा ट्राई करो। कर लिया ट्राई, देखो जरा क्या बोल रहा है, और तरीके से लिखना भी है, जैसा बताया मैंने वैसे लिखना है। देखो कह रहा है कि कैन द नंबर, आपके पास एक नंबर है 6 रेज़ टू द पावर n, कह रहा है कि n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 5, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या ये जो हमारा 6 रेज़ टू द पावर n है, अगर हम इसको एक्सपैंड करें, खोलें, n की तुम चाहे जो वैल्यू रख लो, कोई ऐसी एक n की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि उस वैल्यू को जब रखने पर जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो उसके लास्ट में क्या डिजिट 5 आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो नो, बिल्कुल नो, नहीं, एकदम नहीं। क्यों भाई, रीज़न क्या दोगे? तो देखो आपने क्या किया, आपने 6 का फैक्टराइज करके दिखाओगे, तो 2 इंटू 3 आपने 6 का फैक्टराइज करके दिखाया। अब इसके पावर में n है तो इसके पावर में भी क्या लगा लोगे, n लगा लोगे। कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 3 रेज़ टू द पावर n, इतना हो गया। तो देखो आपने कहा ना कि भाई ये जो 6 है, 6 के एक फैक्टर, 6 का जो फैक्टर 2 ही फैक्टर है, 2 और 3। अब कह रहा है कि एंड विथ डिजिट 5। अब सोचो जरा, कोई भी डिजिट 5 पर एंड कब होगा, जब उसके फैक्टर में 5 जरूर है कि नहीं, 5 आना चाहिए तब तो वो एंड होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक फैक्टर था 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब मान लो अगर हम इसमें कितना कर दें, अगर इसका एक फैक्टर मान लो अगर 5 है, ठीक है, देखो मान लो हमने कहा कि इसका एक फैक्टर, जैसे हमने क्या कहा, जरा यहाँ से बात समझो। हमने कहा कि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 3 है। तो कोई भी डिजिट 5, मतलब अगर हमारा कोई भी नंबर 5 पर एंड कब हो सकता है, जब उसका एक फैक्टर 5 हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा सर आपके पास 2 फैक्टर आपको मिले, एक मिला 3 और एक मिला 7, ठीक है। और जब तक देखो, अब इसमें अभी एक फैक्टर 5 नहीं है तो इसका आंसर कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसका एक फैक्टर 5 अगर कर दोगे
तो अब इसके लास्ट में हो सकता है कितना आ सकता है, 5 आ सकता है ना। तो कहने का मेरा मतलब जरा समझो, ठीक है। तो इस n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी कि जिस पर अगर हम n की जो वैल्यू रख दें तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ जाए, वो 5 आ जाए। क्यों? क्योंकि फैक्टर 5 आने के लिए एक उसका फैक्टर 5 मतलब लास्ट डिजिट 5 आने के लिए उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, जो कि इसमें फैक्टर 5 है ही नहीं। तो अगर फैक्टर 5 नहीं है तो आप ये बताओगे सिंस इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, सेम वही बात बताओगे, 2 फैक्टर, कौन कौन से 2 फैक्टर, 2 एंड 3, इसके क्या है, केवल 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। सो हम ये बताएंगे कि सो द नंबर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 5, नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। चलो आप जरा ये करके दिखाओ। अब इसमें देखो शो ही करना है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये आपको इसमें शो ही करना है कि 12 रेज़ टू द पावर n, ये क्या है आपका 12 रेज़ टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ अ डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर, आपको शो करना ही करना है। चलो देखो दिखा दो क्या हो जाएगा। देखो तो 12 का आप जरा फैक्टराइज कर लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। जिन बच्चों को नहीं समझ में ऐसे आप कर सकते हो, हाँ सर पता है, ये तो बिल्कुल पता होगा, ऐसे कर लिया। जिन बच्चों को मान लो नहीं पता ये कर सकते हैं। तो इसके पावर में n है तो पावर में n लगा दो, सभी की पावर में क्या कर देते हैं n लगा देते हैं। तो इसको देखो आप लोग और कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, ठीक है। तो कह रहा है कि कैन दिखाना है कि दिखाओ कैन नॉट एंड विद अ डिजिट 0। देखो 0 है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सेम वही बात, 0 है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो एक फैक्टर 2 तो है लेकिन कहीं एक फैक्टर 5 भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स 0 पर एंड नहीं हो सकता। फिर देखो क्या कह रहा है 5 पर भी एंड होना, दिखाओ कि 5 पर भी एंड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो 5 पर एंड होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फैक्टर का एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो बताओगे कि सिंस इट हैज़ ओनली फैक्टर एज 2 एंड 3, सो इट कैन नॉट एंड, बस जैसे बोला है वैसे ही अपना क्वेश्चन में मेंशन कर लेना, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 एंड कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 एंड 5। दिख रहा है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है, कैमरा यहाँ तक रिकॉर्ड कर पा रहा है, ओके ठीक है, मिटा दिया जाए। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर पूछोगे, ठीक है। और पढ़ लो, रिवीजन कर लो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पर रात को 10 बजे के बाद से, तभी रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसे। देखो बच्चे, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले एक्सरसाइज के लिए वो है एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना। उसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का भी फाइंड आउट करेंगे और एक और हम लोग देखेंगे 3 नंबर के लिए भी देखेंगे, 3 नंबर के लिए भी देखेंगे, 2 नंबर के लिए भी देखेंगे, एंड रिलेशन बिटवीन देम, मतलब एलसीएम एचसीएफ और वो जो 2 नंबर हैं उनमें रिलेशन क्या है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी हैं और आते भी हैं एग्जाम में भी। देखो मान लो अगर हमने कहा कि मान लो अगर हम फॉर 2 नंबर हमने लिया, 2 नंबर ले लिया, कौन कौन सा, मान लो आपने एक नंबर ले लिया ए और एक नंबर ले लिया बी। देखो याद रखना है कि एलसीएम और जब आप एचसीएफ निकालते हो तो हमेशा 2 ही नंबर का निकाला जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। एक नंबर का कभी भी आप एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकते। तो आपके पास कोई 2 नंबर है ए एंड बी, तो देखो होता क्या, रूल क्या होता है कि आपने इसका ए और बी का एलसीएम निकाला, ठीक है, फिर सिमिलरली ए और बी का आपने एचसीएफ निकाला। तो रूल क्या होता है जो कि आपको पता होगा कि एचसीएफ या एलसीएम जो भी कर लो इनटू एलसीएम, तो इनका एलसीएम और इनके एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, मतलब कि ए इंटू बी। बस ये इतनी सी बात याद रख लोगे तो इसके बेसिस पर कई सारे फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, 2 नंबर आपके पास अगर है तब। मान लो हमने कहा कि नहीं मेरे सर मेरे पास 3 नंबर थे, तो क्या किया जाए, फॉर 3 नंबर, और 3 नंबर मान लो हमने कहा कि मेरे पास ए है, बी है और मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो देखो आपको इसका निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है एचसीएफ किसका, ए का, बी का और सी का। तो इसका फॉर्मूला आपका ये हो जाता है
ए इंटू बी इंटू सी, मतलब इन तीनों नंबर, ये ए बी सी क्या आपके नंबर है, तो इन तीनों नंबर का क्या मल्टीप्लाई इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी। ध्यान रखना ए बी सी क्यों लिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है, एलसीएम आपने निकाला है। किनका निकाला है एलसीएम, ए बी सी तीनों का एलसीएम, और उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन, पैटर्न पर है ध्यान से देखो। एचसीएफ निकालना है तो आप करोगे HCF ऑफ ए बी, ठीक है, उल्टा हो गया, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ बी सी इंटू एलसीएम ऑफ सी ए। ये आपका होगा HCF ऑफ तीन नंबर का HCF आप ऐसे निकालोगे। सिमिलरली मान लो कहा कि हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम, ठीक है, किसका, ए बी सी का, तो क्या करोगे सेम वही काम, ए इंटू बी इंटू सी कर लिया, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई इंटू, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे भी, आप यहाँ पर जब HCF निकाले थे तो एलसीएम का मल्टीप्लाई किए थे, अब यहाँ पर जब आप एलसीएम निकाल रहे हो तो HCF का मल्टीप्लाई करोगे, HCF ऑफ ए बी सी अपॉन, अब यहाँ पर आप जब HCF निकाल रहे थे तो यहाँ पर अपॉन में एलसीएम किए थे, अब यहाँ करोगे HCF, तो HCF ए बी इंटू HCF ऑफ बी सी इंटू HCF ऑफ सी ए। मतलब समझो ए और बी का HCF निकालना है, बी और सी का HCF निकालना है, सी और ए का HCF निकालो, और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ये काम करते हैं, ठीक है। तो रेयर केस में अगर आपसे मान लो बाई चांस, जो कि NCERT का भाई जो है ना सैम्पल पेपर अगर आप देखे होगे तो आपको तो पता होगा ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बाई चांस मान लो अगर पूछ दिया, किस्मत मान लो अगर आपकी ख़राब हुई तो, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें लिख दी गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। देखो जैसे आपका ये है NCERT एक्सरसाइज का, कौन सा ये आपका एक्सरसाइज है 1.2, हम पूरे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और चीज़ों को बस रिवाइजली पर्पज से आप इसे देख रहे हो। तो हमारे पास ये है आपका एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ये HCF दे दिया है, HCF दे दिया है किसका 306, एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहते हैं कैसे निकाला जाए, और एक दूसरा नंबर है 657, ठीक है। तो इसका HCF दे दिया, कितना दे दिया 9, और बोल रहा है बच्चे क्या, इसका एलसीएम आप निकालो, एलसीएम निकालो 306 और 657 का आप एलसीएम निकालो। तो देखो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से जैसे मैंने क्या कहा कि देखो जब आपके पास दो नंबर होते हैं ए और बी, तो यही तो आपके दो नंबर हैं, तो यहाँ पर आप बता दो कि ए क्या है, ए है आपका 306 और बी क्या है, बी है आपका 657। ये है, क्या जानते हो आप फॉर्मूला, आप जानते हो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही तो जानते हो। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है LCM, तो LCM को आप यहीं छोड़ दो, LCM को जो आप इधर छोड़ोगे तो ऐसे किधर जाएगा, तो कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी अपॉन HCF, रख दो जरा, ए इंटू बी देखो कितना है, ए की वैल्यू है 306 इंटू बी की वैल्यू है 657 अपॉन HCF देखो कितना दे दिया गया है 9। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये देखो 9 से डायरेक्टली कट जाएगा, 9 1 जा और 9 3 जा, कितना गया 27, कितना बचा 3 6 9 4 जा 34, ठीक है, मतलब 36 आ जाएगा, मतलब 34 आया आंसर। इसका क्या कर लो आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, देखो हम डायरेक्टली कर लें क्या, सो फाइनली एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, कर दें हम डायरेक्टली, मत बोलना कि सर आप तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वरना समय बड़ा तेज भागेगा। 657 22338, ठीक है, कितना आ रहा है 22338, दिख रहा है यहाँ तक, बात समझ में आई। तो इस तरीके से तो ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले जो कट रहा है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं ना कि पहले जो कट रहा है उसे कट कर लेते हैं, ठीक, फिर मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो लास्ट में काम अपना करेंगे ही करेंगे। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। चलो देखो आपके पास एक और क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं, यहाँ तक कर लिया। देखो जी ये आपका NCERT एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का
क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। देखो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों ने इस वीडियो का पहला टॉपिक छोड़ा होगा, अरे सर ये क्या पढ़ाने लगे कंपोजिट और प्राइम नंबर, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में पता ही नहीं है, कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। तो कंपोजिट नंबर जिन बच्चों ने देखा होगा बिल्कुल कहेंगे सर बता देंगे। देखो कंपोजिट नंबर में सिंपल सा मतलब समझो, कंपोजिट नंबर क्यों होता है कोई भी नंबर, क्योंकि ऐसा नंबर जो वन एंड इटसेल्फ के अलावा उसके और भी फैक्टर हों उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर हम यही दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा ना। हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, तो हम बारी बारी से दोनों की बात करते हैं। हमने कहा कि पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या है मेरे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको देखो अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, आप 7 का 11 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आया उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आया उसमें 13 को ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 7 11 जा 77 और इंटू 13 प्लस 13। अब देखो कितना आ जाएगा, तो आप जब इसका पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे 9 कितना हो जाएगा 1001 प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा 1014। कितना आ रहा है 1014 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो कि आप इस 1014 का फैक्टराइजेशन करो, है ना, साइड में इधर 1014 किससे जाएगा ये, देखो 2 से चला गया, जैसे ही 2 से गया, जैसे ही ये 2 से गया समझ लेना कि ये क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गई? कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 5 जा 0 जा 2 7 जा, ध्यान रखना 14 है, 2 बार डायरेक्टली ले गया है इसलिए 0 लगा करके 7 लिखेंगे, फिर 2 से ले जाएं या फिर किसी और से ले जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखो हमने ये कहा कि हमारा ये जो 1014 जो नंबर है ये 1 एंड 1014 के अलावा 2 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। तो हम कहेंगे कि सिंस 1014 इज इक्वल टू 2 इंटू 507, बस इतना दिखा दो। तो बताओगे क्या कि इट्स फैक्टर इज अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। पूछा ना, एक्सप्लेन करना है, क्यों एक्सप्लेन करना है भाई, क्यों एक्सप्लेन मतलब क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। चलो अब इसी तरीके से आप ये वाला करके जरा दिखा दो, क्या है आपके पास, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कर लिया इसको, जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी फटाक से करो, वीडियो पॉज करके, हो गया। देखो अच्छा इसको भी करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करो इन सभी का मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा जरा बताओ, ऐड करके कर लें हम कैलकुलेटर से कर लिया जाए, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 5045, कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5045, यह है ना, ऐड करने पर सब कुछ इसके साथ ऐड भी करना है, ध्यान रखना। इतना आ गया, अभी मत बोलना सर मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करने आता। इधर देखो 5045 हो गया। अब हमें देखो क्या करना है, इसका हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। हमने कहा कि 5045, तो इसका साफ साफ हमको एक फैक्टर दिख गया 5, ये किससे जाएगा, 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 1 जा 0 जा और 0 जा 5 9 जा 0 जा और 5 9 जा 1009 इतना आएगा। तो क्या आपने कहा कि सर हमने जब इसका किया कि सिंस हमने ये बताया कि 5045 जो है इसका कितना आ रहा है 5 इंटू 1009, तो इसका एक फैक्टर अदर देन क्या है 1 एंड इटसेल्फ, है ना। तो बताएंगे कि सिंस इट हैज़ अ फैक्टर
अदर देन वन एंड itself, so it is a composite number। क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। बात आ गई समझ में बच्चे लोग? क्लियर है इतनी बात? बताओ जरा, मजा आया यहाँ तक? तो कंप्लीट हुआ। अब आप कहोगे सर एक टॉपिक तो छूट गया, √2, √3, √5, सर ये कौन प्रूफ करेगा, ये कौन बताएगा? देखो उसके लिए ना आप एक कहानी जरा समझो। कहानी कुछ ऐसी है, जैसे देखो आपको बताना क्या है कि √2, √3 या √5 ये आपके इरेशनल नंबर है। भाई इरेशनल नंबर क्या होता है? तो एक ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में ना लिख पाओ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल। अच्छा और जरा इसको दूसरे तरीके से समझो। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो रेशनल का उल्टा हो, जो रेशनल ना हो। ठीक है भाई, हमने नंबर सिस्टम में हमने जनरली अगर देखो, अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में हम लोग दो तरीके के नंबर पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं रेशनल और एक हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल। वैसे नंबर हमारे दो तरीके के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। और ये आप जितने भी आज तक नंबर पढ़े हो, कौन से नंबर, वो चाहे डेसिमल के हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे प्लस का नंबर हो, चाहे माइनस का नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, वो सब आपके रियल नंबर हैं। तो हैं हमारे क्या सब रियल नंबर, लेकिन हमने उनको भी कैटेगराइज कर दिया है कि अच्छा ये रेशनल है, ये इरेशनल है। बात समझ आ रही है क्या? देखो तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, बड़े ध्यान समझना, ये लास्ट आपका टॉपिक है, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसके लिए ना जरा आप थोड़ी सी एक कहानी समझो। इरेशनल नंबर कौन कौन से आपको प्रूव करने हैं? √2 प्रूव करना है, √3 और √5। इनके अलावा भी हम लोग बात करेंगे, बहुत आसान है। इस कहानी को अगर समझ लोगे ना तो ये बड़ा आसान है। ठीक है, देखो कहानी क्या है, जरा सा ऐसा समझो। देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी मेहनत और पानी ना फिर जाए। देखो तो अगर आपको √2, √3 या √5 को अगर प्रूव करना है तो इसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात, एक थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। अरे सर इसमें भी थ्योरम? नहीं भाई, थ्योरम ये है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई एक नंबर है 5 का स्क्वायर। तो अगर ये 5 का स्क्वायर है तो इसको एक नंबर 5 क्या कर सकता है? कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो भी क्या इसको 5 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये आपका देखो थ्योरम बन गया क्या, कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लो कोई एक p नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, देन p ऑल्सो डिवाइड a। ये एनसीईआरटी का एक प्यारा सा थ्योरम है। पहला थ्योरम समझ में आया। दूसरा जो थ्योरम है बच्चे, वो आपको ध्यान रखना है को प्राइम का। अब ये सर को प्राइम क्या होता है? जिन बच्चों को पता है बड़ी अच्छी बात है, जिन बच्चों को पता नहीं जरा समझो। को प्राइम का मतलब होता है बच्चे ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 है, मीन्स HCF ऑफ 2 नंबर इज 1। बस ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो ये आपस में क्या है? को प्राइम है। तीसरी चीज, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये बड़ी मजेदार चीज है, ये आपके साथ हमेशा होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें जरा कहानी सुनो। कहानी की बारी है ना सर, कहानी की बात कर रहे थे। हाँ, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को जरा समझने के लिए कुछ ऐसा समझो कि जैसे मान लो आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, है ना, और एक अंकल आपको देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और वो अंकल आपके पापा के दोस्त हैं। तो आप उनको हमेशा खेलते हुए दिख जाते हो। ठीक है, मतलब आप कुछ भी करो, दिन भर पढ़ते रहो, लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलो तो उन्होंने देख लिया कि अच्छा ये तो देखो खेल रहा है। तो उन्होंने आपके पापा से आकर के शिकायत करी। क्या शिकायत करी? भाई साहब देख लीजिए आपका लड़का जो बहुत खेल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, है ना, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर थोड़ा समझाइए, बढ़ने के लिए बोलिए जो है थोड़ा। ये बात उन्होंने बोल दिया। अब एग्ज़ाम हुआ भाई, अब मान लो आप एकदम टॉप कर गए,
अब वही अंकल आएंगे, भाई साहब मैंने तो बोला था आपका लड़का जो है सोना है सोना, ठीक है। देखिए हमने आपसे कहा था कि क्या होगा, वो टॉप करेगा, जिला टॉप करेगा, कर गया। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मतलब अपनी ही बात से क्या कर जाना, पलट जाना। भाई उन्होंने पहले कुछ और बोला था, वो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते थे आपको कि भाई देखो ये बिगड़ रहा है लड़का, समझा लो इसको। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं हीरा लड़का है ये तो इसको बोल रहे हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। हम ये क्यों बातें बता रहे हैं भाई, समझाने के लिए, ठीक है, फालतू की कहानी नहीं सुना रहे हैं, जरा समझो। तो हम लोग 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, थ्योरम का, को प्राइम नंबर और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का। समझ में बात आई? देखो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान से स्टेप को समझना, ठीक है। मान लो हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो हमें कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके है एक्सरसाइज 1.3 का, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। अब मेरी बात देखो, याद रखना, कहानी याद रखना, ठीक है। अंकल पलट गए अपनी बात से, तो इसी को बोल रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। तो चलो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नहीं है, वो एक रैशनल है। बात मेरी समझो जरा, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो अंकल वाली बात, ठीक है। आप बहुत अच्छे थे लेकिन अंकल ने आपको मान लिया कि यार बहुत खराब है। तो लेट, सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहीं से तो कंट्राडिक्शन क्रिएट होगा। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है √5, एक रेशनल नंबर है। अच्छा ये बताओ, अगर रेशनल नंबर होती है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सो हम ये कर सकते हैं क्या कि √5 इज इक्वल टू p/q, बोलो जरा, लिख सकते हैं। अब इसको रूट हटाओ, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो ध्यान से, ये कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और जिन बच्चों को मैंने कोचिंग पढ़ाया भूल गया ना, तो जरा फिर से देख लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू p²/q² होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू p², ये होगा। जरा बताओ इतनी बात समझ में आई? q² को आप यहीं पर छोड़ दो तो कितना हो जाएगा, p²/5 होगा। अब जरा समझो, थ्योरम लगा। इफ 5 डिवाइड p² देन 5 ऑल्सो डिवाइड p। देखो जरा, इफ p डिवाइड a² देन p ऑल्सो डिवाइड a। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक नंबर है, मैंने एग्जांपल आपको दिया है, p² को अगर 5 अगर डिवाइड कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे कि बाई थ्योरम, ये बताना पड़ेगा कि बाई थ्योरम 5 डिवाइड p² देन इट ऑल्सो डिवाइड p। अच्छा अब ये बताओ, अगर कोई किसी को अगर डिवाइड करता है तो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चे कि आपके पास 4 था, 4 आपको डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 जो है वो इस 4 का क्या एक फैक्टर है। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो 5 का एक फैक्टर क्या मिला, p मिला। अच्छा एक छोटी सी बात यहां पर हमें और करनी है कि हमने ये जो लेट किया है √5 इज इक्वल टू p/q, जरा ध्यान समझना। यहां पर वेयर बताना पड़ेगा ना, वेयर q इज इक्वल टू 0 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो माने ही नहीं, एंड p एंड q आर को प्राइम। यहीं पर तो सारा राज छुपा है। p और q कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। जरा समझो बात को, p और q आपने कैसे नंबर माने हैं, p और q आपने माने हैं को प्राइम नंबर, जिनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, जिनका एचसीएफ आना चाहिए 1। ये आपने इतनी सारी बातें लेट करी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी बातें क्या करी हैं, लेट करी हैं कि p और q हमारे पास एक को प्राइम नंबर होने चाहिए, जिनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। चलो तो यहाँ तक हमने प्रोसेस अप्लाई किया, तो हमने देखा कि भाई p का एक फैक्टर आ गया 5, p का काम खत्म। अब अगर हम समहाउ q का भी एक फैक्टर 5 दिखा दें
तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा ना। तो इसको मान लो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो, अब देखना जरा यहाँ से क्या कर दो, p का काम खत्म ना, p का आपने एक फैक्टर 5 दिखा दिया तो p का काम खत्म, मेरी बात समझो, p का काम खत्म। क्या करेंगे, लेट, अब p इज इक्वल टू कुछ मान लो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट p इज इक्वल टू 5k। अब मेरी बात समझना जरा, अगर आप √2 को प्रूव करोगे तो p इज इक्वल टू क्या मानोगे, 2k। अगर आप √3 को प्रूव करोगे तो p इज इक्वल टू क्या मानोगे, 3k। अगर आप √7 को प्रूव करोगे तो p इज इक्वल टू क्या मानोगे, 7k। बात समझ में आ गई, बस यही काम करना है। अगर आप √3 लेकर के चल रहे हो तो सब जगह √3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, फिर p इज इक्वल टू 3k। अगर 2 लेकर के चलोगे तो √2, फिर स्क्वायर करेंगे तो 2 2 2, फिर यहाँ पर 2 डिवाइड p स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड p, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। बात मेरी क्लियर हो गई, सब ऐसे ही कर लोगे, एक इसे लेकर समझ लो। तो p का काम खत्म, तो हमने p को मान लिया कि भाई p इज इक्वल टू चलो 5 के कोई हमारा नंबर हो सकता है। तो जरा रख दो इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखो, इस वाले में। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, 5k। तो 5k का भी स्क्वायर करेंगे ना, तो 5k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25k स्क्वायर होगा। मेरी बात समझो बच्चे, देखो p स्क्वायर है, p की वैल्यू कितनी रखनी है, 5k, रख दिया। सर 5k का स्क्वायर भी तो है, होल स्क्वायर, 5k का क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा ना। सो 5 से 25 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। आप k को वहीं पर छोड़ दो तो कितना आ गया, q स्क्वायर अपॉन 5। बात बन गई। q स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया, 5 आ गया। तो q स्क्वायर के अपॉन में अगर 5 है तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस 5 डिवाइड, सेम वही बात लिखोगे फिर से, सिंस 5 डिवाइड q स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड q। तो अगर 5 अगर q को अगर डिवाइड कर रहा है बाय थ्योरम, तो 5 क्या हो गया, q का एक फैक्टर हो गया। सो बता दोगे कि q हैज अ फैक्टर एज 5। अब देखो जरा बात समझो, अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया भाई, क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन ये क्रिएट हो गया कि आपने कहा था कि आपने जो माना है p और q को, वो आपने कैसा नंबर माना है, को प्राइम नंबर माना है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ कितना आता है, 1। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर क्या आता है, वो 1। लेकिन जब आप इसको जब प्रूव करने चले तो p का भी एक फैक्टर 5 आ गया, q का भी एक फैक्टर 5 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 5 आ गए, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 5। लेकिन आपने माना क्या था, बात समझ में आ गई क्या। तो आपने कहा कि सिंस p and q has a common factor as 5, but, तो ये कंट्राडिक्ट कर गया ना, बट दिस contradict that p and q has HCF या कॉमन फैक्टर इसको आप बोल लो इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो एजम्पशन था ये अंकल वाली बात, वो गलत हो गई। तो अगर कोई उन्होंने एजम्पशन किया था कि ऐसा है, बाद में वो गलत हो गया, तो वो ऐसा नहीं है। बात समझना मेरी। तो अगर हमने जो एजम्पशन किया था वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया, तो गलत हो गया तो क्या बोलेंगे कि भाई ये तो इरेशनल तो फिर नहीं है, सॉरी ये इरेशनल तो नहीं है। हमने एजम्पशन कर लिया था कि चलो ये इरेशनल है, तो बिगड़ा हुआ लड़का है ये, हाँ अंकल समझा लीजिए, जो है वो ये फेयरवेल हो जाएगा। तो क्या हो गया, सो आवर एजम्पशंस क्या हो गया, रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गया तो बोल सकते हैं कि सो √5 इज नॉट अ रेशनल। सो अगर √5 अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, ये रेशनल अगर नहीं है तो क्या होगा, सो √5 इज इरेशनल।
इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमने रेशनल और इरेशनल नंबर को कैसे किया, ये सब सारी बातें आपको समझ में क्लियर है बात? जरा आप कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे को समझ में आया नहीं आया। क्लियर है बच्चे? तो अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके पूछो, और आपको मेरा नंबर भी पता है, ठीक है? आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, लेकिन 10 बजे के बाद, ठीक है? चलो तो रखते हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल ये आपका एक्सरसाइज, ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर, वो आपका हो गया फिनिश। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है? तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।